प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल का मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे। ब्लूप्रिंट और TN मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। कि खुश होकर काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। यदि आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेकर आपको काम करना है। जब करना तो आपको आनंद भी आएगा और सफलता भी मिलेगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो आपके खंड है वो एबीसीडी वाले प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न संबंधित होगा। इसमें आपके 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का रहने वाला। इस प्रकार आपके 9 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है वो है संसाधन भूगोल। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। जो आपके मानव भूगोल की शाखाएं हैं उनके जो उपक्षेत्र है आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरा है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? जो रुको और जाओ निश्चयवाद है उसकी संकल्पना है वो ग्रिप टेलर ने दी थी। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ग्रिप टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना भी दी। ये दोनों आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे तीसरा है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है चीन। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है भारत। चौथा प्रश्न है किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ेगी? यानी कि किस विद्वान ने कहा कि लोगों की संख्या जनसंख्या है वो खाद्य आपूर्ति यानी खाद्यान्न के बजाय तेज गति से बढ़ेगी? ये आपके मोल्थस ने कहा था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर है वो सर्वोच्च था? जो आपके मानव विकास प्रतिवेदन HDR 2020 है उसमें सबसे ऊपरी स्कोर है वो आपके नॉर्वे का था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। और आपके जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले 10 देश है आपको उनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे छठा प्रश्न है सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त होता है? सिनकोना नामक वृक्ष है उसकी छाल से है वो कुनैन प्राप्त होती है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुनैन है वो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? कुनैन है वो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। आगे सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक उद्योग है? जो आपके धात्विक उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। चीनी है वो कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट है खनिज आधारित उद्योग है। और पेट्रो रसायन है वो रसायन आधारित उद्योग है। आगे आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है वो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? यानी डोर टू डोर सर्विस प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? ये आपके फुटकर व्यापार है। इसमें जो फेरी वाले या रेडी वाले होते हैं वो द्वार से द्वार यानी घर घर तक सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो थोक व्यापारी वो मंडी में काम करता है। विभागीय भंडारे एक निश्चित जगह पर ही काम करते हैं। आगे नौवां प्रश्न है वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित है? वोल्गा जलमार्ग है वो आपके किस देश में है? वोल्गा जलमार्ग है वो रूस में स्थित है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 10वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना वो सन 1995 में हुई। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। जो WTO वो गेट का नई संस्था है। गेट है वो WTO की पूर्ववर्ती संस्था। आपको यह भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 11वां प्रश्न है कृषि रेशों का उद्योग है वो किस प्रकार का उद्योग है? जो कृषि से रेशे बनते हैं वो किस प्रकार का उद्योग है? जीव आधारित नहीं है, ये आपके रासायनिक आधारित उद्योग है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। जो कृषि से रेशे बनते हैं वो आपके रसायन आधारित उद्योग है। आगे 12वां प्रश्न है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी थी? जो ग्रियर्सन का भारतीय भाषा सर्वेक्षण है उसके अनुसार भारत में वो 179 भाषाएं थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर है वो परिवहन नगर की श्रेणी में नहीं आता? जो कांडला है ये एक बंदरगाह है इसलिए परिवहन नगर की श्रेणी में आता है। जो विशाखापट्टनम है ये भी एक बंदरगाह है। और कोझिकोड है ये भी बंदरगाह है। ये आपके परिवहन नगर है। जो गुवाहाटी है वो आपके परिवहन नगर नहीं है, ये असम की राजधानी है। ये आपके प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। जितने भी जो राज्यों की राजधानी है वो प्रशासनिक श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसमें आपके ऑप्शन वे है वो सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? जो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील यानी बॉर्डर वाले एरिया उनमें सड़क कौन बनाता है? उसमें सड़क है वो सीमा सड़क संगठन BRO बनाता है। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे 15वां प्रश्न है कौन से पतन का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के आयात के उद्देश्य से किया गया? जो कांडला पतन है उसका निर्माण है वो पेट्रोलियम उत्पाद और जो उर्वरक है उनके आयात के उद्देश्य से किया गया यानी कि अन्य देशों से मंगाने के लिए किया गया। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 16वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए आपके नमामि गंगा अभियान चलाया गया। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 17वां प्रश्न है लागत दूरी मापी जाती है। जो लागत दूरी है वो किस में मापी जाती है? लागत दूरी है वो मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापी जाती है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा।
इसके बाद 18वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात कितना है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिक कितने प्रतिशत, जो श्रमिक है वो 39.8% है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यू है वो आधे नंबर का रहने वाला है। आगे दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें आपके 10 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, प्रत्येक रिक्त स्थान है आधे नंबर का होगा। इस प्रकार 5 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। ये आपके अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान यहाँ दिए गए। प्रौद्योगिकी है वो किसी समाज के खाली जगह विकास के स्तर की सूचक होती है। जो टेक्नोलॉजी है किसी समाज का कौन सा विकास करती है, जो प्रौद्योगिकी है वो किसी समाज का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास करती है। इसमें आपको सांस्कृतिक या आर्थिक दोनों विकास भी लिख सकते हो या सिर्फ सांस्कृतिक या आर्थिक दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, दोनों ही सही है। आगे दूसरा, विश्व की जनसंख्या खाली जगह रूप से वितरित है, यानी कि विश्व की जनसंख्या वो किस प्रकार से बंटी हुई, विश्व की जनसंख्या वो असमान रूप से वितरित है, कहीं अधिक है तो कहीं कम है। तीसरी है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और खाली जगह। जनसंख्या परिवर्तन के जो मुख्य 3 घटक है, पहला है जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा कौन सा, तीसरा है प्रवास। चौथी खाली जगह, अमर्त्य सेन है विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में खाली जगह के रूप में देखा। जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है उन्होंने विकास का मुख्य ध्येय बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि होना ही मुख्य विकास होता है। इसमें आपके सही उत्तर होगा स्वतंत्रता में वृद्धि। आगे 5 है, तटीय क्रियाकलाप खाली जगह सेक्टर से संबंधित है। जो तटीय क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें आपके परिवहन, संचार, व्यापार ये इत्यादि सेवाएं आती है। इसमें कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं दी जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित की जाती है। छठा प्रश्न है, झूमिंग कृषि को मेक्सिको में खाली जगह कहा जाता है। जो झूमिंग कृषि है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेक्सिको में आपके मिल्पा कहा जाता है। झूमिंग कृषि को मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसका आपके 1 प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर खाली जगह प्रतिशत था। 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर यानी शहरों में कितने प्रतिशत लोग रहते थे, 31.16% लोग है वो शहरों में रहते थे। आगे 8वां प्रश्न है, उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को खाली जगह नगर कहते हैं। जो प्रशासनिक मुख्यालय यानी राजधानी वाले नगर है उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रशासन नगर कहा जाता है। आगे 9वां प्रश्न है, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, भिलई आदि है वो किस प्रकार के नगर के उदाहरण है। जो कोयम्बटूर है, जमशेदपुर है, भिलई है, ये आपके औद्योगिक नगर के उदाहरण है। जो भिलई है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आगे 10वां, भारत में सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास है वो खाली जगह बनाकर किए गए। जो भारत में सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास है वो नागपुर योजना बनाकर किए गए। इस प्रकार आपके 10 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। आगे 30वां प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें आपके 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है। इसमें सबसे पहला है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक लिखिए। ऐसे कौन से भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है या प्रवास को प्रेरित करता है। इसमें पहला है जल की उपलब्धता। जहां पर जल की उपलब्धता आसानी से होगी वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी और जहां जल की कमी होगी वहां जनसंख्या कम निवास करेगी। दूसरा है भू आकृति, जहां भू आकृति रहने के योग्य होती है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तीसरा है जलवायु, जहां जलवायु है वो मानव के जीवन के लिए अनुकूल होती है वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। चौथा मृदा है, जहां पर मृदा है वो उपजाऊ होती है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। इस कारण जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। यह आपके 4 भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे दूसरा है, मानव विकास के कोई 3 उपगम लिखो। जो मानव विकास के कोई 3 उपगम है उसमें पहला है आय उपगम, दूसरा कल्याण उपगम और तीसरा समता उपगम। आपको इन तीनों उपगमों का ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, विकासशील देशों में अंक विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। जो विकासशील देश है उनमें अंक विभाजक यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग है वो उनमें भेदभाव होता है, यानी कि कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी अधिक है तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसे कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। इसका सुझाव होगा, महानगरों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जाए। जो महानगर यानी शहरों के नजदीकी क्षेत्र है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाया जाए। ऐसे करके धीरे धीरे ये गांवों तक भी पहुंच जाएगी और जो अंक विभाजक है वो कम होगा। आगे चौथा प्रश्न है, सीमांत श्रमिक से क्या तात्पर्य। जो सीमांत श्रमिक है उसकी क्या परिभाषा। आपके श्रमिक है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक है वह श्रमिक होता है जो 183 दिन से कम काम करता है। एक वर्ष में 183 दिन यानी लगभग 6 माह से कम काम करता है। और मुख्य श्रमिक वह होता है जो 183 दिन यानी 6 माह से अधिक काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। और 183 दिन से कम करने वाला सीमांत श्रमिक। आपको इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5 है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो आपके एक अरब सागर में पेट्रोलियम पदार्थ का पेट्रोलियम तेल क्षेत्र है उसे यह आपके पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे छठा प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा के निर्माण का उद्देश्य क्या है। जो पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर है इसके निर्माण का उद्देश्य आपके सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ना। और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसका आपके मुख्य उद्देश्य जम्मू से कन्याकुमारी को जोड़ना है।
आगे 7वां प्रश्न है, धूम्र कोहरा किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरों में प्रदूषित गैसों और प्रदूषकों का जो सामान्य कोहरा होता है वो मिल जाता है तो उसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। जो शीतकालीन ऋतु में सामान्य कोहरा आता है उसमें जब प्रदूषित गैसें मिल जाती है तो वह काला रंग ले लेता है, इसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। धूम्र का शाब्दिक अर्थ होता है धुआं और कोहरा यानी कोहरा जो आपके सामान्य छाया सर्दियों में रहता है। आगे 8वां प्रश्न है, फुटकर व्यापार किसे कहा जाता है? फुटकर व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें छोटे स्तर पर वस्तुओं को बेचा जाता है और सीधा है वो उपभोक्ताओं को वस्तु बेची जाती है। और फुटकर व्यापार का अंतिम स्टेज होता है, उसके बाद उपभोक्ता है सीधा वस्तुओं का उपयोग करता है। आगे 9वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व ये किसे कहा जाता है, इनके प्रमुख तत्व कौन से है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है या जनसंख्या परिवर्तन का सूत्र क्या है, यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि का आपके होगा किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है। एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय अवधि में जो परिवर्तन होता है उसे हमें सही डाटा मिल जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ है। यदि क्षेत्र और समय निश्चित नहीं होता है, डाटा सही नहीं मिलता है, इस कारण आपको परिभाषा है वो पूरी लिखनी, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इस प्रकार आपके वो 9 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपके खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर देना, 40 से 50 वर्ड में। इसमें चौथा प्रश्न है, मानव भूगोल के संभववाद उपागम की प्रमुख विशेषताएं बताएं। जो मानव भूगोल का संभववाद उपागम है उसकी प्रमुख विशेषता बताएं। जो संभववाद उपागम है उसका प्रमुख है प्रकृति पर मानव की विजय, यानी प्रकृति पर मानव है वो किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है। इसमें आपके संभववाद उपागम की प्रमुख विशेषताओं में मानव अपने वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, वह प्रकृति को संशोधित नहीं परिवर्तित भी कर सकता है। यानी जो संभववाद उपागम है वो कहता है कि मानव प्रकृति को परिवर्तित भी कर सकता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना संभव है। प्रकृति है वो मानव को अवसर प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का उपयोग करके विकास करता है। चौथा है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, ये प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। ये जो आपके संभववाद उपागम है वो मुख्य रूप से प्रकृति का मानवीकरण पर प्रभाव है और इसके ठीक विपरीत एक होता है मानव का प्रकटीकरण। उसमें आपके जो मानव है वो मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है। ये आपको दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से? जो WTO है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, यानी कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके बीच व्यापार के जो नियम है उन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाता है। दूसरा, ये विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। तीसरा, ये विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त व्यापार करवाता है, यानी कि व्यापार में जो एक देश से दूसरे देश व्यापार करने पर जो सीमा शुल्क लगाया जाता है या विभिन्न प्रकार की बाधाएं टैक्स लगाए जाते हैं उनसे मुक्त करवाता है। चौथा, विश्व व्यापार संगठन इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा भी करता है। जो WTO के सदस्य देश है उनके बीच कोई विवाद हो जाता है तो उनका निपटारा भी करता है। इस प्रकार ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों को नियंत्रित करता है। छठा प्रश्न है, रोपण कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं और 4 फसलों के नाम बताइए। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसकी विशेषता है, रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। जो रोपण कृषि होती है उसमें जो खेत है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। दूसरा है, रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही केंद्रण किया जाता है। जो रोपण कृषि उसमें मुख्य रूप से एक ही फसल बोई जाती है जो विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य है वो आय कमाना होता है। इसमें आपकी जो प्रमुख फसल है वो है चाय, कॉफी, गन्ना। आगे 7वां प्रश्न है, पनामा नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पनामा नहर या सुएज नहर दोनों में से एक प्रश्न है वो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसलिए आपको इन दोनों को विशेष रूप से याद करना। आपको या तो इन दोनों के बीच अंतर पूछा जा सकता है या इन दोनों की परिभाषा या ये दोनों कहाँ स्थित है इनकी वर्णन आपके पूछा जा सकता है। इसमें पनामा नहर के बारे में पूछा गया। इसमें पनामा नहर के कारण समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जो पनामा नहर है इसके कारण न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को है इनके मध्य 13,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई। दक्षिण अमेरिका के अर्थव्यवस्था में वो पनामा नहर की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो पनामा नहर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका वो दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में है। और साथ ही इस नहर की यह भी विशेषता है कि इसमें दोनों तरफ यातायात होता है। इस नहर पर गुजरने वाले जहाजों को है वो कर भी कम देना पड़ता है, यानी कि इस नहर से जो जहाज गुजरते हैं उनको टैक्स भी कम देना पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पनामा नहर की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और आपको पनामा नहर है वो विश्व के मानचित्र पर भी दर्शानी आनी चाहिए। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पनामा नहर और सुएज नहर को विश्व के मानचित्र पर दर्शाइए। आगे 8वां प्रश्न है, परंपरागत
कृषि पद्धति और आधुनिक कृषि पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारंपरिक कृषि पद्धति यानी जो प्राचीन खेती करने का तरीका और जो वर्तमान में खेती करने का तरीका, उसमें क्या अंतर है। पारंपरिक कृषि पद्धति है उसमें भूजोतों का आकार है वो छोटा होता है, यानी जो खेत है वो छोटा होता है। आधुनिक कृषि पद्धति में भूजोतों का आकार जो चकबंदी है उसके कारण मध्यम होता है, या न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। जो भी आपके अंतर पूछा जाता है वो आपको सारणी बना के लिखना है, इसे आपके ये इफेक्टिव लगता है, ताकि जो एग्जामिनर आपके थोड़ा बहुत गलत हो तो भी पूरा नंबर दे सके। इसमें चांस बनते हैं, यदि आप सारणी बनाकर लिखते हैं तो इसमें अच्छा लगता है, उसको प्रभावशाली भी लगता है। दूसरा है पारंपरिक कृषि पद्धति में उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग है वो कम होता था। आधुनिक कृषि पद्धति में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक होता है। पारंपरिक कृषि पद्धति में वो सिंचाई के साधनों कमी थी, और आधुनिक कृषि में वो कृषि के साधन, मशीनरी, कृषि यंत्र और सिंचाई का प्रयोग है वो अधिक होता है। जो पारंपरिक कृषि है वो मुख्यतः हाथ से होती थी, जो आधुनिक कृषि है वो मुख्य रूप से यंत्रों के द्वारा होती है। उसके बाद 9वां प्रश्न है जल संपर्क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जल संपर्क प्रबंधन वस्तुतः धरातलीय और भूमिगत जलीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन ही जल संपर्क प्रबंधन कहलाता है। जल संपर्क प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, जो धरातलीय और भूमिगत जल है उन संसाधनों का सही मैनेजमेंट प्रबंधन जल संपर्क प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत अनावश्यक बहते जल को रोककर विभिन्न विधियों जैसे अंतःसरण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल या भूमिगत जल का संचय और पुनर्भरण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो अनावश्यक रूप से बहता हुआ जल है उसको तालाब, पुनर्भरण, कुओं के द्वारा भूमि या भूमिगत जल का संचय किया जाता है और इसे पुनर्भरण भी किया जाता है। ये जो जल संपर्क प्रबंधन है ये जल के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसे जल का संरक्षण भी होता है। आगे 10वां प्रश्न है भारतमाला योजना के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। जो भारतमाला योजना उसके प्रमुख कार्य कौन से, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तटवर्ती भागों से लगे राज्य की सड़कों का विकास, सीमावर्ती भागों और छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। जो तटवर्ती भाग है यानी समुद्र के नजदीकी क्षेत्र है उनसे लगे हुए जो राज्य है उनकी सड़कों का विकास करना, और जो सीमावर्ती भाग जो बॉर्डर पे स्टेट है उनके और जो छोटे बंदरगाह उनको आपस में जोड़ना। दूसरा पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने की प्रक्रिया। जो पिछड़े हुए इलाके और धार्मिक या पर्यटन स्थल है उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ना। तीसरा सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवर ब्रिज या रेल अंडर ब्रिज का निर्माण करना। और भारतमाला योजना का चौथा कार्य लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय जोड़ने की योजना, यानी कि इसके द्वारा जो बॉर्डर पर स्थित राज्य है उनके मुख्य जिला मुख्यालय और जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है उनको बंदरगाहों से जोड़ना और एक दूसरे को आपस में जोड़ना है। 11वां प्रश्न है आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है समझे, यानी कि जो आधुनिक जीवन शैली उसमें ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। आधुनिक जीवन शैली में ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत है जिनसे ध्वनि प्रदूषण को उत्तरोत्तर बढ़ावा मिलता है। जैसे विविध उद्योगों से ध्वनि का उत्सर्जन होता है, जो प्रेजेंट टाइम की लाइफ स्टाइल है उसमें आपके जो उद्योग है उनसे ध्वनि का उत्सर्जन होता है। मशीनीकृत निर्माण और तोड़ फोड़ के कार्य होते हैं उनसे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान है उनसे भी ध्वनि का उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त सायरन है, लाउड स्पीकर है, फेरी वालों का जो सामुदायिक गतिविधियां है जिसमें उत्सव है उससे भी प्रतिदिन ध्वनि का उत्सर्जन होता रहता है। ये हमारे जो आधुनिक जीवन शैली के महत्वपूर्ण भाग है इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे सायरन यानी हॉर्न है, लाउड स्पीकर है, जो फेरी वाले हैं और कोई भी सामुदायिक गतिविधि कोई भी उत्सव होता है तो उससे भी ध्वनि का उत्सर्जन होता है। उसके बाद आपके जो खंड है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। इसमें आपके 12वां प्रश्न है सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए या पर्यटन आकर्षण के किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। आपके जो तटीय क्रियाकलाप वाला पार्ट है उसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए उस पार्ट में आपके जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। या तो हम पूछा जाएगा आपको दोनों में से किसी एक को करना है। ये दोनों ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक और पर्यटन आकर्षण के 3 कारक। इसमें सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक उसमें सबसे पहला है वाणिज्यिक सेवाएं यानी व्यापार। इसमें जैसे विज्ञापन है, कानूनी सेवाएं है, जनसंपर्क और परामर्श यानी किसी को सलाह देना, वित्त, बीमा, वाणिज्यिक और आवासीय भूमि भवनों जैसी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना। तीसरा उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक और फुटकर व्यापार जैसे रखरखाव, सौंदर्य प्रसाधक और मरम्मत के कार्य जैसे सेवाएं। चौथा है परिवहन और संचार, ये भी आपके परिवहन संचार भी तटीय क्रियाकलाप का एक प्रमुख कार्य है। इसमें रेल, सड़क, जहाज और वायुयान सेवाएं और डाक तार सेवाएं आदि। 5वां मनोरंजन तथा दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और साहित्य। छठा विभिन्न स्तरीय प्रशासन जैसे स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग, पुलिस सेवा और अन्य जन सेवा, ये भी आपके तटीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। इसमें 7वां गैर सरकारी संगठन जैसे शिशु चिकित्सा, पर्यावरण है, पर्यावरण विकास आदि लाभ रहित सामाजिक क्रियाकलाप से जुड़े व्यक्ति और जो परोपकारी समूह संगठन यानी जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके तटीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चौथा है दैनिक जीवन में काम आने वाले जो घरेलू सेवाएं प्रदान करने वाले वो भी तटीय सेवा के अंतर्गत आते हैं।
इसके तो हम आपके पूछा गया पर्यटन आकर्षण के 3 प्रमुख कारक कौन कौन से। इसमें आपके सबसे पहला है भूदृश्य। भूदृश्य पर्यटन आकर्षण का प्रमुख कारक है। अनेक व्यक्ति आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अपनी छुट्टियों को व्यतीत करना पसंद करते हैं। जो पर्यटन आकर्षण का महत्वपूर्ण कारक है वो भूदृश्य यानी कि वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वो पर्यटकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जिसका अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूरी तरह से अपरिवर्तित भूदृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य वो सबसे अधिक पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है इतिहास और कला। किसी भी क्षेत्र की जो कला है, वहां की स्थापत्य कला है, वो भी पर्यटकों को प्रभावित करती है। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। व्यक्ति प्राचीन और सुंदर नगरों और पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं, जैसे किले, महल और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। तीसरा है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। किसी भी क्षेत्र की जो सांस्कृतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था संबंधी विशेषता है वो भी पर्यटकों को प्रभावित करती है। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटन आकर्षित करता है। यदि कोई पर्यटकों की आवश्यकताओं को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह भी अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। वर्तमान समय में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेयर और कूर्ग है। यह आपके मुख्य रूप से संस्कृति और अर्थव्यवस्था और जो पर्यटक होते हैं उनको सस्ते दामों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। भारत में गन्ना की कृषि और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए, यानी कि जो भारत में गन्ना की कृषि वो किन किन क्षेत्रों में की जाती है और किस जलवायु में की जाती है। ये आपके ये प्रश्न है वो कृषि से संबंधित विशेष रूप से होता जाएगा। इसमें आपके जो गन्ना है, चाय है, चावल है, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपके चाय का भी पूछा जा सकता है। इसमें है भारत में गन्ना की कृषि और उत्पादक क्षेत्र। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये वर्षा निर्भर परिस्थितियों में केवल आर्द्र और उपादेय जलवायु वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। गन्ना उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ की जलवायु आर्द्र होती है और वर्षा है वो अधिक होती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में अधिकतर बुवाई है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश है वो महाराष्ट्र और गुजरात तक फैले। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। 2018 में वो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश, पहला ब्राजील और दूसरा भारत था। बाकी अधिकतर फसलें उनमें भारत का दूसरा स्थान है। दालों में पहला स्थान है और जो अन्य फसलें उसमें दूसरा स्थान और पहला है वो चीन का। इसलिए आपके गन्ना में पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन है वो ब्राजील में होता है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत है वो विश्व का 19.76% गन्ने का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश है वो देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। हमारे देश में जितना भी गन्ना उत्पादित होता है उसका पूरा 40% है वो अकेले उत्तर प्रदेश से उत्पादित होता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, जहां पर इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन है वो कम होता है, क्योंकि उत्तरी भारत में वर्षा कम होती है। इसके तो हम आपके कृषि योग्य वैध भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि को स्पष्ट कीजिए। ये आपके जो भू उपयोग है उनसे एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। इसलिए आपको जो 9 भू उपयोग है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें आपके है वो कृषि योग्य वैध भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि, इनकी विशेषता बतानी है। कृषि योग्य वैध भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उधार तकनीक द्वारा कृषि योग्य वैध भूमि में सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से पड़ी है लेकिन उस पर कृषि की जा सकती है। तकनीकों का प्रयोग करके उस भूमि को सुधार करके कृषि की जाती है, उसे कृषि योग्य वैध भूमि कहा जाता है। लेकिन वह पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय से खाली पड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि उस पर पिछले 5 सालों से कृषि नहीं की जाती है। इसमें दूसरे वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि जो 1 कृषि वर्ष या इसे कम समय के लिए कृषि रहित छोड़ी जाती है। ऐसी भूमि जो 1 वर्ष या उसे कम समय के लिए छोड़ी जाती है, यानी कि 1 फसल या 2 फसल उस पर नहीं बोई जाती, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए प्रति रखना एक सांस्कृतिक चालन है। इस प्रकार प्रति छोड़ने से जो भूमि की क्षीण हुई उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से भूमि में वापस आ जाती। जब भूमि की है वो उर्वरकता क्षीण यानी कमजोर हो जाती तब उसको प्रतिभूमि के रूप में छोड़ा जाता है। 1 या 2 फसलों तक उसमें कृषि नहीं की जाती, उस प्रकार है वो उर्वरक बन जाती है। आगे तीसरा पुरातन प्रतिभूमि, ये भी कृषि योग्य भूमि होती है। जब भूमि को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय के लिए कृषि रहित रखा जाता है तो वह पुरातन भूमि कहलाती है। इन तीनों पर है वो कृषि तो की जा सकती है लेकिन इन पर कृषि हो की नहीं जाती, इन पर कृषि करने की संभावना है वो होती है। पुरातन प्रतिभूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर 1 वर्ष से तो अधिक समय लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए छोड़ी हुई है। जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी हुई उसे कृषि योग्य वैध भूमि, जो 1 समय से कम के लिए उसे वर्तमान प्रति, और जो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में है वो पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। आपको इन तीनों के बीच अंतर विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे आपके 14 प्रश्न है, जल संभर विकास की किन्हीं 3 परियोजनाओं के नाम लिखिए। यानी कि सरकार है जल संभर के लिए कौन सी 3 परियोजनाएं चला रही है, आपको उनके बारे में बताना है। इसमें भारत के विभिन्न भागों में जल संभर विकास से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यशील है। पहली है हरियाली परियोजना, ये केंद्र सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है नीरू मीरू, जिसका अर्थ होता है जल, और आप नीरू का जल और मीरू का
आप ये कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि नीरू मीरू कार्यक्रम वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपके आंध्र प्रदेश संबंधित है। और अरवारी पानी संसद है, ये आपके राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। आपको इन तीनों परियोजनाओं को ध्यान में रखना है। ये तीनों ही परियोजना आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीण लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संस्थाएं जैसे अंत्यश्रवण तालाब अभियान जोड़ की खुदाई करके रोक बांध बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण हेतु विभिन्न प्रकार के जलाशय जैसे झीलों, तालाबों, कुंडों आदि का निर्माण किया जाता है। तमिलनाडु में तो घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दी गई। यदि कोई घर बनाता है और वहां पर छत वर्षा जल संग्रहण विधि नहीं लगाता है या ऐसी पद्धति नहीं अपनाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपको यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर घरों में जल संग्रहण संरचना है वो कानूनी रूप से अनिवार्य कर दी गई। ये आपके तमिलनाडु में ये तीनों ही परियोजना आपके अति महत्वपूर्ण है। इसके तहत में जल क्रांति अभियान का उद्देश्य और इसके अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों का विवेचन कीजिए। यानी जो जल क्रांति अभियान है इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां संचालित होती है। जल क्रांति अभियान है भारत सरकार ने 2015-16 में प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन नागरिकों को सम्मिलित करके इस योजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना। जो जल क्रांति अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके अंतर्गत ये गतिविधियां शामिल की गई। जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक गांव जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया, यानी कि प्रत्येक जिले से एक जल ग्राम बनाए गए। दूसरे भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा उत्तरी क्षेत्र से, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु दक्षिणी भारत से, राजस्थान, गुजरात पश्चिम से और ओडिशा पूर्व से, मेघालय उत्तर पूर्व से यह आपके कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। और जल क्रांति अभियान के अंतर्गत आपके 30 बिंदु है प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाएगी। इसमें पहला है जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण के द्वारा भी प्रदूषण को कम करने का प्रयास किए गए। भूमिगत जल प्रदूषण है उसको भी कम करने का प्रयास किए गए। जो देश के चयनित क्षेत्र है उसमें आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण भी किया गया है। जल क्रांति अभियान का चौथा मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा और निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। और आगे आपके जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका भी प्रदान की गई। जल क्रांति अभियान है उसमें लोगों को पेयजल के साथ साथ जल के इस तरह से संरक्षण किया जाए कि लोगों को उसे आजीविका के अवसर भी मिले, विकसित कर सके, जिससे उनको रोजगार मिले। संबंधित है इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 200 शब्दों में वो उत्तर देना है, यानी कि आपको 15 से 20 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। लगभग एक पेज में इसमें आपके 15 प्रश्न है। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। जो वर्तमान में आर्थिक विकास है उसमें जो सेवा सेक्टर यानी तथ्य क्रियाकलाप है उसकी क्या सार्थकता है, उसका क्या महत्व है और उसकी वृद्धि है वो किस प्रकार हो रही है। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि। सेवा क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के अलावा स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, परिवहन, संचार, दूरसंचार, प्रशिक्षण तकनीक यानी कि ट्रेनिंग व अनुसंधान, रिसर्च जैसे सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के विकसित राष्ट्रों के साथ अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा सेक्टर अधिक तेजी से बढ़ रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वो सेवा सेक्टर का योगदान भी बढ़ा है। सेवा सेक्टर के बढ़ते महत्व ने सेवा सेक्टर को उत्पादक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश विकसित देश जैसे तथा कुछ विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग की तुलना में सेवा सेक्टर के रोजगार में तीव्र वृद्धि हुई। यानी कि जो 20वीं सदी है उसमें विश्व के जो विकसित देश है उनके साथ साथ जो विकासशील देश है उनमें उद्योगों के बजाय जो तटीय क्षेत्र है उसमें रोजगार में वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यानी कि यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिसके कारण अधिक वस्तुओं की मांग होने लगी और जब सेवाओं की मांग अधिक होती है तटीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन और दूरसंचार ऐसी सुविधाएं यही नहीं, वर्तमान में अनेक घरेलू कार्य बाजार से कराए जाते हैं तथा बाहरी एजेंसियों को ठेके पर भी दिए जाते हैं। बाह्य स्रोतों का परिणाम क्या है, भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल और फिलीपींस जैसे देशों में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हुआ। बाह्य स्रोतन यानी कोई भी कार्य वो किसी भी व्यक्ति को ठेके पर देना। इसके साथ सेवा क्षेत्र के विकास है विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है। इस प्रकार जो वर्तमान आर्थिक विकास है उसमें सेवा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोजगार के क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं और विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जिसके कारण सेवा क्षेत्र में विकल्प है वो और भी बढ़ते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की पहले पर मंथ आय है वो 1000 रुपए थी और अब उसकी आय है वो 2000 हो गई, तो वह अपनी सेवा में वृद्धि करता है। वह अपने घर में चाहता है कि एयर कंडीशन लगे और जो अन्य सुविधाएं वह भी प्राप्त हो। उसके कारण जो उस क्षेत्र से संबंधित लोग हैं उनको रोजगार मिलता है।
परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता। परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिससे व्यक्तियों विनिर्मित वस्तु यानी जो उद्योग में वस्तु बनती है और जो संपत्ति है उनको भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। जो परिवहन एक संगठित उद्योग के अंतर्गत आता है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उद्योग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है। जो आधुनिक समाज वस्तुओं को उत्पादन, वितरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने और उद्योग में सहायता के लिए तेज और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है वो कारखाने में 15 रुपए में बनी तो उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने बीच में जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा था उससे वो वस्तु है 40 से 50 रुपए तक बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का परिवहन के कारण मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा इसमें आपके दिया है संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित किया जाता है। जो संचार सेवा उसमें शब्द, संदेश, तथ्य और विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। वर्तमान समय में किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन और संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन और संचार सेवाओं के अभाव में किसी भी देश का पूरा आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो जाता है। ये सेवाएं वस्तु, सूचना और जनसंख्या को गतिशीलता प्रदान करती है। साथ ही आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति भी इन सेवाओं से होती है। इसी प्रकार जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता भी इन सेवाओं पर निर्भर करती है। जो महत्वपूर्ण सेवाएं परिवहन और संचार, इन पर जीवन की गुणवत्ता भी निर्भर करती है और जीवन का स्तर भी। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए तेज और प्रभावित परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। परिवहन के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। दूसरी ओर जो आधुनिक संचार माध्यम है उनके कारण समय की बचत होती है और मानवीय कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। परिवहन और संचार सेवाओं की उपलब्धता का स्तर राष्ट्र के उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर भी पड़ता है। परिवहन और संचार सेवाओं का आधुनिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार आपको बताना है कि परिवहन और संचार सेवाएं इनका राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे 16 प्रश्न है। भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखी और अथवा में भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखना। आपको इसमें जो खनिज वाला पार्ट है उसे आपके एक बड़ा प्रश्न है वो जरूर पूछा जाएगा। इसमें आपके जो जितने भी नवीकरणीय खनिज है और उसके तो हम जो अनवीकरणीय या जो गैर परंपरागत खनिज है उन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। इसमें आपके ये भी पूछा जा सकता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत खनिजों में अंतर बताइए। यहाँ पे जो मोस्ट पर्सन बनते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें आपके पूछा गया भारत में पेट्रोलियम संसाधन है उस पर टिप्पणी लिखनी है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका उपयोग किया जाए। अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि तरल सोना किसे कहा जाता है, तरल सोना और पेट्रोलियम को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। दुर्लभता यानी ये कठिनाई से प्राप्त होता है, विविध उपयोग अन्य कार्यों में उपयोग होने के कारण। अपरिष्कृत पेट्रोलियम है वो द्रव्य और गैस अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और इसकी रासायनिक संरचना, रंग और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। पेट्रोलियम का उपयोग है वो मोटर वाहनों, रेलवे और वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। जो पेट्रोलियम है वो एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी काल के अवसादी से लंग पाया जाता है। जो पेट्रोलियम और टर्शियरी युग की जो अवसादी चट्टान है उसमें पाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व केवल असम के डिगबोई क्षेत्र से तेल का उत्पादन होता था। जो भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है वो डिगबोई क्षेत्र है जो असम में स्थित है। व्यवस्थित रूप से तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। इसकी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना है वो 1956 में की गई। आपको इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आयोग है वो देश के भीतरी और जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें तेल अन्वेषण और उत्पादन का कार्य कर रहा है, यानी कि तेल क्षेत्रों को खोज कर रहा है और वहां पर उत्पादन कर रहा है। भारत में मुख्य तेल क्षेत्र है वो निम्न प्रकार से है। इसमें पहला है असम का तेल क्षेत्र। भारत में जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है वो असम राज्य में है। इस असम राज्य में डिगबोई है, नारकटिया, मोरान, शिवसागर और सूरमा घाटियों प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। डिगबोई देश का सबसे प्राचीन और अधिक तेल वाला क्षेत्र है, जबकि नारकटिया एक नवीन तेल क्षेत्र है जिसमें नारकटिया और लकुआ प्रमुख दो तेल कूप है। उसके बाद दूसरा आपके गुजरात तेल क्षेत्र। गुजरात भी वो पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा उत्पादक राज्य। इस राज्य में वो केम्बे, कच्छ की खाड़ी के निकट अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागम, कोरसंबा, लुनेज ये प्रमुख तेल क्षेत्र। आपको इन स्थानों का भी नाम ध्यान में रखना है। 21 राज्य में और आपको ये मैप पर दर्शाने भी आने चाहिए। इन क्षेत्रों से अपरिष्कृत तेल और ट्रोम्बे और कोयले के तेल संशोधन कारखानों में भेजा जाता है। तीसरा है अपतटीय तेल क्षेत्र, यानी कि जो समुद्र में जो तट से थोड़ा दूर है उन्हें अपतटीय तेल क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आपके मुख्य रूप से मुंबई आई और बसीन है जो दोनों ही अरब सागर में स्थित है। मुंबई आई ये क्षेत्र मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में वो सागर सम्राट जहाज द्वारा 1973 में तेल खोजा गया है। यहाँ पर उत्पादन है 1976 में प्रारंभ हो गया था। दूसरा बसीन तेल क्षेत्र, ये मुंबई आई के दक्षिण में स्थित है, यानी कि ये मुंबई आई के नीचे स्थित है। ये दो तेल क्षेत्र है वो अरब सागर में स्थित है, इसलिए इन्हें अपतटीय, ये तट से दूर होने का इन्हें अपतटीय तेल क्षेत्र भी कहा जाता है। उपरोक्त अतिरिक्त देश के पूर्वी
तट पर कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी बेसिनों में असम अराकान सीमा क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप के समीप तटवर्ती क्षेत्रों कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी क्षेत्रों में तेल पाया गया है। तेल को बस निकाला गया तेल अपरिष्कृत और अशुद्ध युक्त होता है। इसे शोधित करने हेतु तेल शोधनशालाओं में भी भेजा जाता है। जो आपके मुख्य तेल शोधनशाला है आपको उनका भी ध्यान में रखना है, वो आपको मैप में दर्शानी भी आनी चाहिए। इसके अलावा हम आपके जो भारत में जल विद्युत है उसके बारे में बताना है। जल विद्युत यानी कि पानी से लाइट बनाना, ये आपके किस प्रकार कार्य करते हैं। भारत में जल विद्युत एक सस्ता और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। ये सबसे सस्ता पड़ता है, इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता। ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारत में कुल जल विद्युत ऊर्जा के 1/4 भाग की जो कुल विद्युत ऊर्जा है, जो लाइट है या एनर्जी है, उसकी आपूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। जल विद्युत का उत्पादन कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जल विद्युत विकास के लिए ऊंची नीची तथा ढालू भूमि होनी चाहिए, नदियों में और जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, वर्ष भर निरंतर जल उपलब्ध होना चाहिए, मार्ग में झीलें होनी चाहिए क्योंकि ये रेत को रोककर मशीनों को खराब होने से बचाती है। भारत में जल विद्युत उत्पादन की सभी दशाएं वो अनुकूल है। देश में कई नीतिवाही नदियां ऐसी नदियां जो 12 माह चलती रहती है। पठारी धरातल और प्राकृतिक झरने भी है। जल विद्युत उत्पादन भारत में आवश्यक भी है क्योंकि देश में कोयले और तेल के भंडार सीमित है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए भी जल का उत्पादन है वो आवश्यक है। साधारणतः जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के जल को रोककर बांध बनाए जाते हैं। नदी का जल जब बांध के ऊपरी भाग से बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर गिरता है तो जो ब्लेड है वो घूर्णन गति करने लगते हैं, जिससे जनरेटर द्वारा विद्युत का उत्पन्न होता है। जो बांध होता है उसे ऊपर से टरबाइन पर पानी गिराया जाता है, जिससे टरबाइन की जो ब्लेड होती है वो घूमती है और उससे विद्युत उत्पादन होता है। कई बार बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि, मानव आवास और पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाता है। गंगा नदी पर निर्मित जो टिहरी बांध है और नर्मदा नदी पर सरदार सौर बांध परियोजना, इसका विरोध भी इसी समस्या के कारण हुआ। जो आपके जल विद्युत परियोजनाएं जब बनाई जाती, बांध बनाए जाते हैं, लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता है। जो कृषि योग्य भूमि है वो व्यर्थ हो जाती है, जहाँ वहां के पारिस्थितिक तंत्र, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है। इस कारण इन परियोजनाओं का विरोध भी किया जाता है। जो जैसे कि गंगा नदी पर टिहरी बांध बनाए गए और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। भारत में जल विद्युत का उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पठार पर अधिक है। देश में पहला जल विद्युत घर है वो कर्नाटक में शिव समुद्रम नामक स्थान पर स्थापित किए गए। जल विद्युत उत्पादन है वो कर्नाटक देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। इस प्रकार आपके जो अनवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है आपको उसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके जो 18 प्रश्न है वो विश्व के रेखा मानचित्र सम्मिलित होकर इसमें आपके 4 स्थान दिए होंगे और प्रत्येक स्थान है वो आधे नंबर का रहने वाला। इस प्रकार आपके 2 नंबर का विश्व का मानचित्र पूछा जाएगा। या आपके जो परिवहन वाला पार्ट या कृषि वाला पार्ट है उन दोनों से पूछा जा सकता है। या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश और सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले 10 देश, आपको इन चारों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उन 2 पार्ट में जितने भी मैप आए और 2 ये सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश आपके इनसे जरूर है वो प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपके जो समुद्री पतन है वो पूछा जाता है। आज तक जो अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके परिवहन वाले पार्ट से ही पूछे गए हैं। इसमें आपके मेलबोर्न, मुंबई, न्यूयॉर्क और केप टाउन। ये आपके जो न्यूयॉर्क है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में, केप टाउन है वो अफ्रीका में, मेलबोर्न है वो न्यूजीलैंड में और जो मुंबई है वो भारत में। ये आपके जो 4 समुद्री पतन है उनके बारे में पूछा गया है। आगे 18 प्रश्न है वो आपके भारतीय मानचित्र से संबंधित होगा। इसमें आपके जो महानगरीय शहर है उनके बारे में पूछा गया। यह भी आपके जो पाठ्य पुस्तक में जितने मैप दिए उनसे ही पूछा जाएगा। इसमें पहला है हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अमृतसर है वो पंजाब में है। इसमें आपके अमृतसर है वो पंजाब में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है और जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी, ये आपके समुद्र के तट के पास है। इस प्रकार आपके जो बोर्ड परीक्षा में वो 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका भूगोल का 4था मॉडल पेपर पूरा हो। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको इसी चैनल पर कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। और हमारा टारगेट है भूगोल विषय में 56 में से 56 नंबर लाना। और इसमें ये जो मॉडल पेपर आपके मेल के पत्र साबित होंगे। और यदि आपका कोई छोटा भाई या बहन कक्षा 10 में पढ़ता है तो इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी विषयों के मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं, इसलिए उनको भी बताना न भूलें। और इन मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।